नमस्कार, समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृता चौरसिया। अगले कुछ दिनों तक हम इस कार्यक्रम में बजट से जुड़े पहलुओं पर बात करेंगे और आज हम बजट के इस विशेष सीरीज में खेती से जुड़े मुद्दों पर नजर डालेंगे। आम बजट में कृषि क्षेत्र की बेहतरी के लिए खास जोर होता है और इस बार चुनावी साल की वजह से अंतरिम बजट आने वाला है। अंतरिम बजट में भी कृषि क्षेत्र को काफी उम्मीदें हैं। देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान 17% है। बड़ी आबादी अपनी आजीविका के लिए खेती पर ही आश्रित है। खेती आज भी देश का पेट भरने के साथ ही अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देती है। लिहाजा इस क्षेत्र की अनदेखी कभी भी किसी देश के लिए विकास का पैमाना नहीं हो सकती। मौजूदा सरकार ने कृषि और किसानों से जुड़े हितों को ध्यान में रखते हुए कई योजनाओं को लॉन्च किया है, जिसका धरातल पर असर भी दिख रहा है। विशेष में आज हम पिछले बजट में कृषि के लिए उठाए गए कदमों को तो जानेंगे ही, देश में फसल पैदावार की स्थिति पर नजर डालेंगे, साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य की बारीकियों को समझेंगे और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। इस बार चुनावी साल होने की वजह से फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। अंतरिम बजट में किसानों के मुद्दे को प्राथमिकता दिए जाने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुना करने के लक्ष्य पर आगे बढ़ रही है और इसके लिए बीते कुछ सालों में कई कदम उठाए गए हैं। देश की कुल श्रम शक्ति का 48% से ज्यादा हिस्सा खेती और उससे जुड़े उद्योग धंधों से अपनी आजीविका कमाता है। 2018-19 के बजट में खेती को लाभकारी बनाने के लिए कई उपाय किए गए। देखिए ये रिपोर्ट। किसानों की बेहतरी और खेती को ज्यादा लाभदायक बनाने के लिए बजट में हमेशा खास जोर होता है। इस दिशा में वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में भी कई उपाय किए गए। ये बजट कृषि और किसान कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को तो दर्शाता ही है, साथ ही ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के प्रण को परिलक्षित करता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का बजटीय आवंटन वर्ष 2018 में 51,576 करोड़ रुपए था, जिसे इस वर्ष यानी कि 2018-19 में 58,080 करोड़ रुपए कर दिया गया, यानी 6,504 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई। अगर हम यूपीए सरकार के साल 2009 से 2014 तक के कृषि बजट को देखें तो ये 1,21,082 करोड़ रुपए था, जो मोदी सरकार के 5 वर्षों यानी कि 2014 से 2019 में बढ़कर यह आवंटन 2,11,694 करोड़ हो गया है। ये कृषि बजट में 74.5% की वृद्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार एक और विभिन्न फसलों की उत्पाद बढ़ाने के लिए लगातार कदम उठा रही है, वहीं किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य मिल सके, इसके लिए भी कटिबद्ध है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2018-19 के आम बजट में 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में अनेक योजनाओं और उपायों की घोषणा की। सरकार ने आगामी खरीफ से सभी अघोषित फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना करने का फैसला किया। रबी की अधिकांश घोषित फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत से 1.5 गुना पहले ही तय किया जा चुका था। कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण की राशि में भी वृद्धि की गई है और ये राशि 2014-15 के 8.5 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर वर्ष 2017-18 में 10 लाख करोड़ रुपए कर दी गई। 2018-19 के बजट में इस राशि को 11 लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है। डेयरी उद्योग की आधारभूत सुविधाओं में वित्त निवेश में सहायता के लिए
सूक्ष्म सिंचाई कोष स्थापित करने की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने मत्स्य क्रांति अवसंरचना विकास कोष और पशुपालन के लिए आधारभूत सुविधा विकास कोष स्थापित करने की घोषणा की। इन दोनों कोषों की कुल स्थायी निधि 10,000 करोड़ रुपए रखी गई है। इस योजना से राज्य सरकारों, कॉर्पोरेटिव्स और व्यक्तिगत निवेशकों को मछली पालन और पशुपालन के लिए आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ऑपरेशन फ्लड की तर्ज पर ऑपरेशन ग्रीन्स शुरू करने के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। इस बजट से किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलवाने के मकसद से कृषि मंडियों के लिए नए सुधार की शुरुआत की गई। बजट में 2000 करोड़ के कृषि बाजार अवसंरचना कोष की घोषणा की गई, जो कि कृषि विपणन में खुदरा बाजार की अहमियत को दर्शाता है। इन बाजारों को ग्राम यानी ग्रामीण रिटेल एग्रीकल्चर मार्केट का नाम दिया गया है। इसके जरिए 22,000 ग्रामीण हाट और 585 कृषि उत्पाद विपणन समिति यानी कृषि मंडियों की आधारभूत संरचना का विकास हो सकेगा। राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि ई-नैम को सभी 585 कृषि उत्पाद विपणन समिति से जोड़ने का ऐलान किया गया। 2018-19 के बजट में संगठित कृषि और उससे जुड़े उद्योग को सहायता के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। बांस को हरित सोना बताते हुए 1290 करोड़ रुपए के साथ राष्ट्रीय बांस मिशन की शुरुआत करने का प्रस्ताव रखा गया है। कृषि उत्पादों के निर्यात की संभावना को देखते हुए 42 मेगा फूड पार्कों में अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया। बजट में प्राइस एंड डिमांड फोरकास्टिंग के लिए एक संस्थागत तंत्र की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है। इसके जरिए किसान सही समय ये फैसला ले सकेंगे कि उन्हें कितनी मात्रा में कौन सी फसल उगाना अधिक लाभप्रद होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व की बात करें तो सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान आजादी के बाद से धीरे धीरे कम होता जा रहा है। 1950-51 में ये 55.40% था, जो 2013-14 में घटकर 13.9% रह गया। आधार वर्ष बदलने के बाद कृषि और उससे जुड़े सेक्टर का जीडीपी में योगदान 2017-18 में 17.1% हो गया। लीना शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। किसान अपनी फसल को बाजार में किसी भी कीमत पर बेचने के लिए आजाद होता है, लेकिन अगर कोई खरीदार नहीं मिलता है या कभी फसलों की कीमत गिर जाती है तो ऐसे वक्त में किसानों को काफी नुकसान होता है। सरकार किसानों को इस स्थिति से उबारने और उनकी फसलों का वाजिब कीमत दिलवाने के लिए एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था लागू करती है, जिसका मकसद होता है किसानों के नुकसान को कम करना। आइए जानते हैं क्या होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य और कैसे होता है इसका निर्धारण। किसी भी खाद्यान्न के लिए उत्पादन, आवश्यकता और मूल्य एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर उत्पादन बढ़ जाता है तो फसल की बिक्री मूल्य से कम हो जाती है। ज्यादा उत्पादन से कृषि उत्पादों के मूल्य में भारी गिरावट को रोकने के लिए सरकार मुख्य फसलों का एक न्यूनतम बिक्री मूल्य निर्धारित करती है, जो उस सत्र के लिए मान्य होता है। इसके लिए सरकार CACP यानी कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर कुछ फसलों की बुआई की शुरुआत में ही न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर देती है। दरअसल न्यूनतम समर्थन मूल्य का मुख्य उद्देश्य किसान को मजबूरीवश सस्ते कीमतों पर अनाज बिक्री से बचाना और PDS यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्न की खरीद करना है। सरकार की ये कोशिश होती है कि अगर किसी साल अनाज का उत्पादन ज्यादा हो जाए या बाजार में अधिकता के चलते उसका मूल्य गिर जाए तो ऐसी स्थिति में अनाज की कीमतें एक तय सीमा से नीचे ना जाएं। अगर ऐसा होता है तो सरकारी एजेंसियां इन खाद्यान्नों को सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद लेती हैं।
100% किसानों को ये सरकार पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य का व्यवस्थाएं करने के लिए जो प्रयास किया है उसकी सराहना करनी चाहिए। फिलहाल सरकार 25 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। इनमें 7 अनाज, जिनमें धान, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी शामिल हैं। इसके अलावा 5 दालें, चना, अरहर, मूंग, उड़द और मसूर है। साथ ही 8 तिलहन भी हैं, जिनमें मूंगफली, सरसों, तौरिया, सोयाबीन के बीज, कुसुम्भी और खुरसानी, वर्जीनिया फूल उपचारित तंबाकू, नारियल, कच्चा कपास, कच्चा जूट और गन्ना शामिल है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कई पहलुओं पर निर्भर करता है, जिसमें उत्पादक की लागत, इनपुट मूल्यों में परिवर्तन, इनपुट आउटपुट मूल्य समता, बाजार कीमतों की प्रवृत्तियां, मांग और आपूर्ति, अंतर फसल मूल्य समता, औद्योगिक लागत संरचना पर प्रभाव, जीवन यापन लागत पर प्रभाव, सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिति, किसानों द्वारा भुगतान किए गए और प्राप्त किए गए मूल्यों के बीच समता और निर्गम मूल्यों पर प्रभाव आदि शामिल हैं। इसके लिए CACP यानी कृषि लागत और मूल्य आयोग जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आंकड़ों को इकट्ठा करता है। इसके बाद उसकी जांच और तुलना की जाती है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों के कृषि वैज्ञानिक, किसान नेता और सामाजिक कार्यकर्ताओं से बात की जाती है। इसके बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है। देखिए, MSP का जो है तरीका, वो कई सारे कारक उसमें जुड़े हुए होते हैं। बीज, सिंचाई, खाद, खेत का किराया, परिवार की उसकी लेबर जो उसमें लगती है, जो वो उगाता है उसमें, और जो खर्चे हैं जैसे उसमें कीटनाशक डाल रहा है या उसको बचाने के लिए दवाइयाँ डाल रहा है, इन सब खर्चों को मिलाने के बाद उस मूल्य के बाद एक अच्छा लाभ उसको मिले, ये सब मिलाने के बाद MSP का निर्धारण होता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के कई सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। इसके जरिए खाद्यान्न और अन्य फसलों की कीमतों में स्थिरता, नई तकनीक को किसानों में लोकप्रिय बनाने में मदद, गरीब लोगों के बीच आय का विकेंद्रीकरण के साथ ही कृषि के व्यापार शर्तों को उचित स्तर पर बनाए रखने में सहायता मिलती है। लेकिन सार्वजनिक खरीद केंद्रों का पर्याप्त मात्रा में नहीं होने से कई बार किसानों को दिक्कत का सामना भी करना पड़ता है। हालांकि दिसंबर 2018 में नए भारत के लिए रणनीति @75 के नाम से जारी अपनी रिपोर्ट में नीति आयोग ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP बढ़ाने को किसानों की आय बढ़ाने का एक आंशिक समाधान बताया है। नीति आयोग ने कृषि लागत मूल्य आयोग की जगह एक न्यायाधिकरण गठित करने को कहा है। रणनीति दस्तावेज में कहा गया है कि सरकार को संविधान के अनुच्छेद 323B के प्रावधानों के अनुरूप कृषि लागत और मूल्य आयोग की जगह कृषि न्यायाधिकरण स्थापित करने का विचार करना चाहिए। 100% किसानों को न्यूनतम समर्थन मिलना चाहिए। कंपलसरी रिजर्व प्राइस कहिए इसको, MSP से काम नहीं चलेगा। कंपलसरी रिजर्व प्राइस विद पेनल्टी ऑफ पनिशमेंट क्लॉज, अगर जिस दिन सरकार इसको कर देगी, इस देश के अंदर उससे कम पर कहीं भी किसी मंडी में, खेत में, हाट में कहीं उससे कम पे खरीदी नहीं होनी चाहिए। समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। रणनीति दस्तावेज में कहा गया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की जगह न्यूनतम आरक्षित मूल्य की संभावना तलाशने के लिए एक समूह बनाया जाना चाहिए, जो मंडियों में उपज की नीलामी के लिए शुरुआती बिंदु हो सकता है। नीति आयोग के मुताबिक इस समूह को ये भी जांचना चाहिए कि क्या MSP को 3 अलग अलग मानदंडों के आधार पर तय किया जा सकता है। ये 3 मानदंड हैं: आवश्यकता से अधिक उत्पादित उत्पाद, घरेलू बाजार में कमी वाले ऐसे उत्पाद जिनकी वैश्विक स्तर पर उपलब्धता है, और ऐसे उत्पाद जिनके घरेलू और वैश्विक स्तर पर कमी है। नीति आयोग ने भविष्य में प्रोत्साहन और कमीशन भुगतान प्रणाली के जरिए न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था को समर्थन देने के लिए बाजारों में कारोबार करने वाले निजी व्यापारियों को शामिल करने के विकल्पों की जांच करने का सुझाव दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात कृषि फसलों के उत्पादन की और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की।
2017-18 में खाद्यान्नों समेत ज्यादातर कृषि उपजों का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर रहा। 2018-19 में इसके और ज्यादा रहने की उम्मीद है। किसानों को फसल नुकसान के खतरों से बचाने के लिए 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। ये योजना कार्यान्वयन के तीसरे साल में है और मंत्रालय ने कड़ी निगरानी व्यवस्था तैयार की है। इसके तहत सभी हितधारकों जैसे कि राज्य, बीमा कंपनी, बैंक और अन्य एजेंसियों के साथ साप्ताहिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठकें आयोजित की जाती हैं। इसका मकसद योजना के तहत दावों का निपटारा जल्द से जल्द कराना है। अब बात पैदावार की। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2018-19 के लिए खाद्यान्न के उत्पादन का वार्षिक लक्ष्य 290.25 मिलियन टन अनुमानित किया है। देश में 2017-18 के लिए खाद्यान्न के उत्पादन का आकलन 284.83 मिलियन टन है, जो एक रिकॉर्ड है। वहीं 2016-17 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 275.11 मिलियन टन था। सबसे पहले बात खरीफ फसलों की। सितंबर 2018 में कृषि मंत्रालय ने 2018-19 के लिए प्रमुख खरीफ फसलों के उत्पादन के लिए पहले एडवांस अनुमान को जारी किया। इसके मुताबिक 2018-19 के दौरान खरीफ खाद्यान्न का कुल उत्पादन 141.59 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया। पिछले साल 140.73 मिलियन टन खरीफ उत्पादन हुआ था। 2018-19 में खरीफ चावल का कुल उत्पादन 99.24 मिलियन टन होने का अनुमान है। ये पिछले साल 97.50 मिलियन टन था। मोटे अनाज की बात करें तो इस साल इसका उत्पादन 33.13 मिलियन टन रहने का अनुमान है, जो 2017-18 के 33.89 मिलियन टन से थोड़ा कम है। मक्का का उत्पादन 21.47 मिलियन टन होने की आशा है। पिछले साल ये 20.24 मिलियन टन था। खरीफ दालों का कुल उत्पादन 9.22 मिलियन टन रहने का अनुमान है। ये पिछले साल 9.34 मिलियन टन था। खरीफ तिलहन का उत्पादन 2018-19 में 22.19 मिलियन टन रहेगा। पिछले साल ये 21 मिलियन टन था। गन्ने का उत्पादन 383.89 मिलियन टन रहेगा, जो पिछले साल के 376.90 मिलियन टन के उत्पादन से 6.99 मिलियन टन अधिक है। कपास का उत्पादन 32.48 मिलियन गट्ठे रहेगा। हर गट्ठा 170 किलोग्राम का होता है। और अब बात रबी फसलों की। 2017-18 के लिए चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में रबी की कुल फसल उत्पादन का अनुमान 144.10 मिलियन टन है। 2016-17 में रबी फसलों का उत्पादन 136.78 मिलियन टन था, यानी कि 2017-18 में रबी फसलों का उत्पादन 7.32 मिलियन टन अधिक है। रबी चावल के कुल उत्पादन का अनुमान रिकॉर्ड 15.41 मिलियन टन है। रबी चावल का उत्पादन 2016-17 के दौरान 13.40 मिलियन टन था। 2017-18 में गेहूं का उत्पादन रिकॉर्ड 99.70 मिलियन टन है। 2016-17 के दौरान यह 98.51 मिलियन टन था। रबी मोटे या दानेदार अनाज का उत्पादन 13.10 मिलियन टन है। 2017-18 के दौरान रबी दालों का उत्पादन रिकॉर्ड 15.89 मिलियन टन रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के 13.55 मिलियन टन के उत्पादन से 2.34 मिलियन टन अधिक है। रबी तिलहन का उत्पादन 10.31 मिलियन टन है। 2016-17 के दौरान ये 9.76 मिलियन टन था। हर साल प्राकृतिक आपदा के चलते किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। बाढ़, आंधी, ओले और तेज बारिश से उनकी फसल खराब हो जाती है। किसानों को ऐसे संकट और जोखिम से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऐसी योजना है जिसके तहत किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2%
रबी और तिलहन फसलों के लिए 1.5% और व्यावसायिक बागवानी से जुड़ी फसलों के लिए 5% की अधिकतम सालाना प्रीमियम राशि देनी होती है। इस योजना के तहत बीमा दावों का निपटारा जल्द करना होता है। दावों का निपटारा फसल कटाई के 2 महीने के भीतर हो जाना चाहिए। सोलह के बाद 17-18 की अगर हम बात करें तो जो किसानों के भुगतान थे वो पूरे हो गए। अब इसमें एक दिक्कत आ रही है, जो क्रॉप कटिंग के अनुसार भुगतान करती हैं कंपनियां, तो जैसे राजस्थान था वहाँ हड़ताल थी पटवारियों की। ये क्रॉप कटिंग का जो मामला है ये अभी संभल नहीं पा रहा है। इसके लिए कुछ ऐप, कुछ सिस्टम उसमें नए रूप में अपनाना होगा। पिछले साल जुलाई तक देश के 27 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों ने इसे 1 या उससे ज्यादा मौसमों में अपनाया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016-17 में लागू की गई थी। उस साल मॉनसून की वर्षा काफी अच्छी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद उस साल इस योजना के तहत बीमा दावों का औसत काफी अधिक 73% रहा। कुछ राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश में ये 114%, कर्नाटक में 135%, केरल में 132% और तमिलनाडु में 286% रहा। 2016-17 में इस बीमा योजना के तहत 139 लाख किसानों के कुल 15,349 करोड़ रुपए से ज्यादा के दावों को निपटाया गया। हमने कहा कि एक तो ब्लॉक लेवल पर इंश्योरेंस कंपनियां जो है, बीमा कंपनियां, ये सब कंप्यूटर पर है, इनका ऑफिस होना चाहिए, किसान जाके बात करे, ये होना चाहिए। दूसरा हमने कहा कि कुछ बैंकों की ये शिकायत रही है कि बैंक अपना जब लोन देते हैं फसली ऋण, तो वो तो पैसा काट लेते हैं, कई बार वो किस्त जमा नहीं करते बैंक, तो इसके लिए किसान जिम्मेदार नहीं है। तीसरी बात हमने इसमें सुधार की बात की, एक तो कोई रसीद नहीं मिलती, बैंक ने काट लिया, जमा करा नहीं करा। दूसरा कोई कवर नोट नहीं है, तो किसान को रसीद भी मिलनी चाहिए और कवर नोट मिलना चाहिए। 1 हफ्ते के बाद उसके घर पे डाक से चला जाना चाहिए। लागू करने के 2 साल के अनुभव के आधार पर और बेहतर पारदर्शिता, जवाबदेही और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संचालन दिशा निर्देशों को 1 अक्टूबर 2018 को संशोधित किया। इसके तहत किसानों के दावों के निपटारे में 10 दिनों से ज्यादा का विलंब होता है, तो ऐसी स्थिति में राज्यों, बीमा कंपनियों और बैंकों पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से जुर्माने का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार सब्सिडी में राज्य का हिस्सा जारी करने में 3 महीने की देरी करती है, तो राज्य सरकार पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से जुर्माना लगाया जाएगा। दावा राशि के आकलन से जुड़ी प्रक्रिया में भी संशोधन किया गया है। उत्पादन निर्धारण के लिए 7 वर्षों के दौरान सर्वोत्तम उत्पादन के 5 वर्षों पर विचार किया जाएगा। बीमा के लिए फसल के नाम में बदलाव अब निश्चित तारीख के 2 दिन पहले तक किया जा सकता है। फसल कटाई के बाद ओले से होने वाली हानि को भी बीमे में शामिल किया गया है। गैर मौसमी वर्षा और चक्रवाती वर्षा इसमें पहले से शामिल है। बादल के फटने व आग जैसी स्थानीय आपदाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। प्रचार और जागरूकता के लिए एक ब्यौरेवार योजना तैयार की गई है। इसके लिए प्रति कंपनी प्रति व्यक्ति प्रीमियम की 0.5% राशि निर्धारित की गई है। सदाबहार बागवानी फसलों को पायलट आधार पर शामिल किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। किसानों की आय को बढ़ाने और खेती को लाभकारी बनाने के लिए जरूरी है कि किसानों की समस्या का स्थायी और दीर्घकालिक समाधान निकालने के उपायों पर जोर दिया जाए। सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है और इसके साथ ही नीति आयोग ने नए भारत के लिए तैयार रणनीति में खेती किसानी को लाभकारी बनाने और किसानों की आमदनी बढ़ाने के उपायों का जिक्र किया है। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इस रिपोर्ट के साथ, लेकिन आपको याद दिला दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम राज्यसभा टीवी के यूट्यूब चैनल पर देख सकती हैं, जहां आपके सुझावों का हमें रहता है इंतजार। नमस्कार।
सरकार कृषि को लाभकारी बनाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है किसानों की आमदनी को दोगुना करना। सरकार ने इसके लिए साल 2022 तक का लक्ष्य रखा है और इसी को ध्यान में रखते हुए कृषि नीति पर काम किया जा रहा है। दिसंबर 2018 में नीति आयोग ने नए भारत के लिए समग्र राष्ट्रीय कार्यनीति जारी की। इसे नए भारत के लिए रणनीति @75 का नाम दिया गया है। इसमें किसानों की समस्याओं को दूर करते हुए उनकी आय दोगुनी करने के लिए सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी गई है। नीति आयोग ने कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार लाने के लिए नए कदमों की श्रृंखला शुरू की है। नीति आयोग के इस रणनीति दस्तावेज में खेती की उत्पादकता और क्षमता में विकास पर जोर दिया गया है। बाजारों तक अपनी पैदावार के लिए किसानों की पहुंच बढ़े, इसके लिए नीति आयोग ने राष्ट्रीय कृषि बाजार के विस्तार करने को कहा है। कृषि उपज विपणन समिति कानून की जगह कृषि उपज पशुधन विपणन लाकर कृषि क्षेत्र में किसानों को कृषक उद्यमी बनाने पर जोर दिया गया है। नीति आयोग ने माना है कि एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का गठन, मुफ्त निर्यात व्यवस्था और जरूरी जिन्स कानून को समाप्त करना कृषि वृद्धि के लिए जरूरी है। कृषि क्षेत्र की दिशा सुधारने के लिए जीरो बजट प्राकृतिक खेती को जोरदार तरीके से बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। वर्तमान सरकार ने, मैं स्वागत करता हूं, पहली बार इस देश में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाई है इस सरकार ने। अभी तक 30 अरब डॉलर का हम लगभग निर्यात कर रहे थे कृषि के क्षेत्र में। अब सरकार का प्रयास यह है कि 2022 तक इसको 60 अरब डॉलर पर ले जाना है और 5 साल में 100 अरब डॉलर तक निर्यात करने की योजना है। इसका बहुत बड़ा फायदा किसानों को भी होगा, देश को होगा, विदेशी मुद्रा मिलेगी। किसानों की आमदनी में इजाफा करने के लिए ही सरकार ने 2018-19 के लिए सभी रबी और खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में बढ़ोतरी की है। इसी पहल के तहत अधिसूचित फसलों की एमएसपी बढ़ाते हुए उत्पादन लागत पर कम से कम 50% रिटर्न सुनिश्चित किया गया है। इससे किसानों की आय दोगुनी करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही किसानों और खेती से जुड़े लोगों के लिए कई अन्य पहल भी किए गए हैं। इसमें फसल बीमा के तहत किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रीमियम की दरें काफी कम रखी गई हैं। साथ ही किसानों के बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ई-मार्केट प्लेटफॉर्म के साथ नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के तहत इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए योजना शुरू की गई है। साथ ही सॉइल हेल्थ कार्ड यानी SHC योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड समेत कई योजनाओं को चलाया जा रहा है। किसानों तक उर्वरकों की पहुंच सुनिश्चित हो, इसके लिए 2022 तक देश को यूरिया के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। उर्वरक में सीधे नकदी लाभ देने यानी DBT लाने की पायलट परियोजना अनेक राज्यों में सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है। इन सब के अलावा ये जरूरी है कि खेती के फायदे के लिए बन रही योजनाओं और नीतियों के बारे में किसानों को बेहतर जानकारी मिल सके। ये सब कुछ ऐसे उपाय हैं जिनकी मदद से 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने में मदद मिलेगी। लीना शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।